नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि हम अपना जो हमने कहा था कि बिहार का जो एस्टेट का पेपर द्वितीय है उच्च माध्यमिक स्तर का 11वीं 12वीं पीजीटी का, तो उसका दोस्तों हमने कहा था कि हम पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों को निःशुल्क अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे और पूरा विषय वस्तु प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमारे बिहार के एस्टेट पेपर द्वितीय में जो पेपर सेकंड है उसमें हमारे रचनाएं लगी हुई हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो उन्हीं रचनाओं में से दोस्तों 6 कहानियाँ हमारे उसमें चयनित कहानियाँ अगर के टॉपिक है उसमें 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। उन 6 कहानियों में दोस्तों एक कहानी है उसने कहा था। ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है और हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। बहुत ही अच्छी से इसकी ये कहानी है और बहुत ये कहानी समझ लीजिए कि अधिकांश जितने भी पाठ्यक्रम होते मतलब पेपर होते हैं अगर जो उनमें कहानी लगाई जाती है रचनाओं में तो उसने कहा था कहानी ज़रूर से ज़रूर लगाई जाती है। जैसे यूजीसी अपने नेट के पाठ्यक्रम में भी ये कहानी है उसने कहा था। तो इस तरह से हमने आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा बिहार का स्टेट का है उसका हमने पांचों कहानियाँ जो हमारे उसमें लगी हुई हैं वो कहानियाँ हमने पढ़ ही लिया है। ये छठवीं कहानी हमारी केवल यही बस बची है उसने कहा था। इसको भी आज हम अपने इस वीडियो में देख लेंगे। और जो हमारे उसमें उपन्यास लगे हुए हैं 3 उपन्यास लगे हुए हैं गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र जैनेंद्र जी का। तो उन तीनों उपन्यासों को दोस्तों हम गोदान उपन्यास की वीडियो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, गोदान उपन्यास भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसके भी 7-8 भाग हो गए हैं, वीडियो उनकी अपलोड हो चुकी है, आप लोग देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जो पाँचों कहानियाँ लगी हुई हैं पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की, पूस की रात प्रेमचंद्र जी की, कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की, और और एक कहानी है कहानी का प्लाट वे क्या कहते हैं शिवपूजन सहाय जी की। तो सभी कहानियाँ हमने अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया है। आप लोगों की केवल देरी है पढ़ने की। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों। हम केवल आप लोगों को प्रामाणिक विषय वस्तु उपलब्ध करा सकते हैं लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा अगर सफलता आप लोगों को प्राप्त करना है तो। देखिए दोस्तों हम अभी हमारा चैनल ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन हम विषय वस्तु अपनी प्रामाणिक देते हैं कि भले ही एक लोग देखने वाले आएँ लेकिन जो देखेगा उसको प्रामाणिक विषय वस्तु मिलेगा तो वे ऑटोमेटिक हमारे उसमें बढ़ेंगे। तो आप लोगों से यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को बढ़ाइए जिससे हमें भी थोड़ा एनर्जी मिले। जब ज़्यादा लोग देखेंगे और वो करेंगे तब हमें भी एनर्जी मिलेगी और हम सभी कोर्सों को निःशुल्क इसमें हम सोचते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए कोई अगर पेड कोर्स बेच रहा है पेड लेते हैं तो बेकार है। हम इसीलिए निःशुल्क सब कुछ इसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, वो चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो या हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हो, पूरा हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएँगे। हमने कहा था कि पहले हम जो रचनाएँ लगी हुई हैं हमारे पाठ्यक्रम में, हम उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है और काव्य शास्त्र के जो भी टॉपिक लगे हुए हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। और हिंदी व्याकरण में तो गिनती के टॉपिक होते हैं दोस्तों। तो हिंदी व्याकरण हम पूरा पाठ्यक्रम इसमें अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कराएँगे। तो दोस्तों अभी आप लोग रचनाओं का आनंद लीजिए क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप लोगों ने कभी कभी ना कभी पढ़ा ही है, व्याकरण भी कभी ना कभी पढ़ा है। इसीलिए हमने सोचा कि पहले रचनाओं से शुरू करते हैं। रचनाएँ पढ़ लें उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये दोस्तों हमारा क्रम रहेगा पढ़ने का। तो उसी क्रम में दोस्तों हम सबसे पहले हिंदी जो हमारे रचनाएँ लगी हुई हैं हमारे पाठ्यक्रम में उनको हम पढ़ रहे हैं। तो उसी में दोस्तों आज हम उसी क्रम में उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पढ़ेंगे। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करिए जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आए। तो चलिए दोस्तों हम अपने ज़्यादा समय नहीं खराब करते, अपने पाठ्यक्रम में आते हैं। तो दोस्तों हम कहानी उसने कहा था पढ़ने के पहले अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जीवन परिचय है उनका व्यक्तित्व और कृतित्व उसको दोस्तों हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कहानी उसने कहा था पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म 7 जुलाई 1883, निधन 12 सितंबर 1922, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में। मूल निवास कहाँ है दोस्तों? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। पिता का नाम पंडित शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा हुई इनकी। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट।
1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA वृत्ति। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। संपादन इन्होंने किसका किसका किया, तो इन्होंने संपादन किया समालोचक, एक पत्रिका निकलती थी, समालोचक पत्रिका, और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, 2 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। रचनाएं, तो रचनाओं में दोस्तों इन्होंने, मैंने कहा था कि चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था इतनी प्रसिद्ध है कि केवल एक कहानी ने हिंदी साहित्य में इनको अमर कर दिया है। इतनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है उसने कहा था। तो इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं दोस्तों, इन्होंने कहानियाँ लिखी। रचनाओं में कहानियाँ इनकी हैं सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी का सन याद रखिएगा 1915 में। इनकी 3 कहानियाँ हैं, फिर से देखिए, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915। ये इनकी 3 कहानियाँ हैं। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन इन्होंने किया। कछुआ धर्म, मारेसी मुहिक उठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। ये इनके दोस्तों निबंध है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, एक कमेंट्री ऑन वात्सायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध इन्होंने लिखे। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने। ये दोस्तों इनका जीवन परिचय था, व्यक्तित्व और कृतित्व था। और देखते हैं इनके बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में, कब के दोस्तों, ये 20वीं सदी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के, कब के दोस्तों, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध हास्य, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। तो दोस्तों हमने कहा था कि उसने कहा था कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि केवल उसी के बल पे हिंदी साहित्य में अमर हो गए गुलेरी जी। तो गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी, 3 ही कहानियाँ लिखी हैं। कौन कौन सी दोस्तों लिखी, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915, याद रखिएगा। तो गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णांत, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती हैं। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। यह यहाँ प्रस्तुत कहानी कौन सी कहानी है,
उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार कौन दोस्तों? बिमल राय। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। अब देखिए कहानी का सारांश दोस्तों। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, ये दोस्तों लहना सिंह बाद में आर्मी में जाता है और जमादार लहना सिंह होता है, जमादार की पोस्ट पे। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे भरे बाजार में शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे से आने से बचाता है। ये 8 वर्ष की लड़की बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनती है। आप लोग पढ़ेंगे कहानी, बहुत मजा आएगा। ये सूबेदारनी होती है। तो 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई हो गई? तेरी मतलब कुड़माई मतलब मंगनी। तेरी कुड़माई हो गई है, मंगनी हो गई है? लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू? लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से इसके बाद दोस्तों लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। ये 8 वर्ष की लड़की सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, पत्नी बनेगी बाद में, जिससे लहना सिंह प्रेम करता था। लहना सिंह उसी 8 वर्ष की लड़की से प्रेम करता था। तो वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गए थे। वहाँ सूबेदारनी दोस्तों कौन है? वही 8 वर्ष की लड़की जो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में मिला था, जिससे लहना सिंह रोज कहता था तेरी कुड़माई हो गई? तो वो कहती थी धत नहीं हुई, धत कह के भग जाती थी। उसी ने एक दिन कहा था कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम वाला सालू? उसी लड़की ने कहा था, वही बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनती है, जिससे लहना सिंह प्रेम करता था। तो वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा, क्या कहा दोस्तों? यही है कहानी का मुख्य वे कि उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने किससे कहा था? जमादार लहना सिंह से कहा था। क्या कहा था ये देखिए। तो वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था, मेरे पति और बेटे बोधा, ये बोधा कौन है? सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का लड़का है बोधा, ये भी आर्मी में भर्ती होता है, फौज में। तो क्या कहा था है ना, उसने कहा था। तो किसने कहा था? सूबेदारनी ने जमादार लहना सिंह से कहा था। क्या कहा था? फिर से देखिए क्या कहा था। कहा था, मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। ये दोस्तों सच्चा प्रेम था जमादार लहना सिंह का। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ में ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। देखिए दोस्तों, इस कहानी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, जो हिंदी साहित्य के सबसे अच्छे आलोचकों में से एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा इस कहानी के बारे में, उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता की का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना और की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ये दोस्तों किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए दोस्तों, अब कहानी पढ़ते हैं। उसने कहा था, तो पूरे दिमाग से पढ़िएगा, मैंने इसका सारांश आप लोगों को बता ही दिया है इस कहानी का।
चलिए पढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह करते हुए सफ़ेद फैंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहेब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। क्या हैं दोस्तों? दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। क्या हुआ दोस्तों? तेरे घर कहाँ है? वो लड़का पूछता है तो उसने कहा मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़के ने पूछा यहाँ कहाँ रहती? तो क्या वो लड़की कहती अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। क्या पूछा दोस्तों लड़के ने? तो लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? क्या पूछा दोस्तों? तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तब लड़के ने कहा कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। इतना कहकर लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। क्यों दोस्तों ऐसा हुआ? क्योंकि वो लड़का गुस्सा में था, क्योंकि लड़की ने बता दिया कि हाँ मेरी मंगनी हो गई। तो लड़का गुस्सा के मारे जहाँ उस घर तक जाने में इधर उधर लड़ते हुए चला गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस कहानी में 5 अंक हैं। ये दोस्तों अब दूसरा अंक है, शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि कहानी उसने कहा था कहानी में कितने अंक हैं, तो 5 हैं दोस्तों। अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा अंक, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कींच में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई
तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई चल रही थी। आप लोग अभी पढ़ेंगे, पूरा देखिएगा। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म में लग जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं, तो मुझे दरबार साहिब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन दोस्तों जर्मनी की राजधानी है। क्योंकि जर्मनी से युद्ध होता है इन लोगों का। ये घटना प्रथम विश्व युद्ध के समय है, जब ये जर्मनी के खिलाफ लड़ते हैं। क्यों? नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? किसने कहा दोस्तों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी के कोल्ले डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। अब देखिए दोस्तों, एक नया पात्र कहानी में वजीरा सिंह। वजीरा सिंह का क्या है दोस्तों? पलटन का विदूषक था, मतलब ये भी फौज में था। तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। इसी से दोस्तों पूरी कहानी बताएगा जमादार लहना सिंह, देखिएगा भी आगे। तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फटे। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हठ करती है, होंठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह दोस्तों कौन है? सूबेदारनी का लड़का, सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का लड़का है बोधा सिंह, ये भी फौज में है। तो लहना सिंह पूछता है, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम उसे अपने, ये दोस्तों बीमार रहता है बोधा, इसलिए लहना सिंह कह रहा है सूबेदार हजारा सिंह से, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिंगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर। किसकी दोस्तों? भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने 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 की लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे कैसे दोस्तों? देखिए, दिल्ली शहर ते पिसोर नू जांदिए, कर लेना लौंगा द व्यापार मंडिए, कर लेना नांदेड़ा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कदुए नू, कद्दू बड़ाए मजेदार गुड़िए, हूड़ लागा चटाका कुंदिए नू। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ये पंजाबी में है
सिंधी भाषा में। ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अरे नाड़ी का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवाली सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। चलिए दोस्तों, अब तीसरा अंक पढ़ेंगे इस कहानी का। दोपहर दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। बोधा सिंह बीमार है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, ठंड ठंड के मारे कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं ठंड के मारे। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम, मेरे पास सिंगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। ये दोस्तों लहना सिंह झूठ बोल रहा है, इसके पास जर्सी वर्सी दूसरी नहीं थी, लेकिन देना चाहता था कि बोधा को, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और वो बीमार था। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठी, यूं कहकर ना ही करते बोधा को अपने उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, झूठ बोल रहा था क्योंकि लहना सिंह, उसके पास दूसरी जर्सी नहीं थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। अब दोस्तों यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ पे से बहुत इम्पोर्टेंट है कहानी, हाँ नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन, लपटन साहब। ये लपटन साहब भी यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग है। कौन, लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। ये दोस्तों लपटन साहब है जो, तो लपटन साहब ओरिजिनल नहीं है, एक जर्मनी क्या कहते हैं इनका, जिनसे इनकी लड़ाई जर्मनों से हो रही थी, तो एक जर्मन क्या कहते हैं लप्टन साहब की के वेश में आ जाता है, इनको बेवकूफ़ बनाता है, इनको सबको अलग करके इनको मारना चाहता है। ये है कहानी यहाँ पे, देखिएगा आप। कौन, लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। ये लप्टन साहब कह रहे हैं, ये लप्टन साहब नहीं, ओरिजिनल लप्टन साहब नहीं, लप्टन साहब के बेस में एक जर्मन है जो इनके उसमें घुस आया है, जहाँ पे इनकी इनके पलटन में घुस आया है, ऐसा है हुआ है। लेकिन इसको जमादार लहना सिंह पहचान लेता है लप्टन साहब को, ऐसा होगा। आगे देखिए, पढ़ते हैं कहानी। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। तो दोस्तों सूबेदार हजारा सिंह तो चला जाता है, लप्टन साहब को पहचान नहीं पाता कि ये लप्टन साहब ओरिजिनल हैं कि उनके बेस में कोई दूसरा है आदेश दे रहा है, लेकिन लहना सिंह पहचान लेता है। अब देखिएगा दोस्तों कैसे पहचानता है, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है, पीछे 10 आदमी कौन है, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिंगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने, कैसे पहचानेगा देखिएगा दोस्तों, 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो।
अब दोस्तों लहना सिंह सिगरेट पीता नहीं था, ये लपटन साहब को पता था, क्योंकि लपटन साहब के साथ 5 साल से रह रहा है। वो तुरंत पहचान लेगा लहना सिंह। देखिए कैसे पहचानता है। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, किसने कहा? लपटन सिंह साहब के बेस में जो जर्मन है उसने कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिंगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी। ये दोस्तों लहना सिंह कहानी बता रहा है, जांच कर रहा है कि ओरिजिनल लपटन साहब हैं या दूसरे हैं। फिर से देखिए, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं हो रहा, अब उसे संदेह नहीं था, और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वालों से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ। अब दोस्तों चौथा अंक कहानी का पढ़िएगा। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। सूबेदार दोस्तों हजारा सिंह की बात हो रही है, क्योंकि सूबेदार को तो भेज दिया था लपटन साहब के बेस में जो जर्मन आए थे उसने। तो सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पल पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। लहना सिंह कह रहा है, ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर लौटकर खाई के मुंह पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिंगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। किसने मारा? लहना सिंह ने। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गुट ओ माई गॉड कहते हुए चित्त हो गए। कौन साहब दोस्तों? जो लपटन साहब के बेस में जर्मन था, उसकी बात है। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिंगड़ी के पास लिटाया। जेबों 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 की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया।
साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहेब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांट रहा था और बच्चों का दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। कौन दोस्तों, क्या नाम है डाक बाबू का? पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहिब की जेब में से पिस्तौल चला। कौन साहब दोस्तों? लपटन साहब के बेस में जो जर्मन था, उसकी जेब से पिस्तौल चला। साहिब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की देखिए, साहिब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी थी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़ाका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने? 70। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में कितने दोस्तों? 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। जांघ में पहले लग चुकी थी, पसली में लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट दिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक हुआ था। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू ना होता तो आज सब मारे जाते। कौन कह रहा है दोस्तों? सूबेदार लहना सिंह के लिए कह रहा है।
इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। दोस्तों, लहना सिंह ने सूबेदारनी और बोधा की कसम दी। किसको दी? सूबेदार हजारा सिंह को। क्योंकि वे जानता था कि मुझे तो मरना है। उसको वचन रखना था। सूबेदारनी ने जो उससे कहा था, उससे क्या कहा था? उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। क्या कहा था? कि सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करना, ये कहा था। तो वे वही अपनी जो प्रण लिया था उसने सूबेदारनी से कहा था, वही अपना निभा रहा है वचन कि उनकी रक्षा करेगा और स्वयं अपने प्राणों को बलिदान करेगा। ये कर रहा है लहना सिंह। आगे देखिए दोस्तों, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, बजीरा सिंह मेरे पास है ही। तो कौन रहता है दोस्तों? बजीरा सिंह। बजीरा सिंह की ही गोद में दोस्तों, उसी को पूरी कहानी बताता है लहना सिंह और मर जाता है। बजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। लहना सिंह सूबेदार को और बोधा दोनों को भेज देगा। सुनिए तो क्या, अब देखिए दोस्तों, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। क्योंकि दोस्तों, सूबेदारनी ने कहा था, किससे कहा था? लहना सिंह से। लहना सिंह सूबेदारनी से प्रेम करता था, और उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि सूबेदार की और बोधा सिंह, उसके पति और उसके बच्चे की रक्षा करना, लहना सिंह से कहा था। तो लहना सिंह वही वचन निभा रहा था। तो वही लहना सिंह कह रहा है सूबेदार से कि इस सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, उनकी रक्षा कर दी। किसकी? हजारा सिंह की। सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की, उनकी रक्षा कर दी, और अपने प्राण तो गवा ही रहा है, वो तो मरने ही वाला है। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू कह देना, उसने क्या कहा था? सूबेदार ने कहा, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने क्या कहा था? उसने कहा था, क्या कहा था? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था, क्या कहा था? कि मेरे पति हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करना युद्ध में, ये कहा था। वही वचन निभा रहा है। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब दोस्तों, ये 5वां अंक है, जो अंतिम अंक है इस कहानी का। देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार है यहाँ पे कहानी। अब वो अपनी कहानी बताएगा वजीरा सिंह से, जो उस लड़की 8 साल की लड़की जो अमृतसर के भरे बाजार में मिली थी, वही सूबेदारनी जिससे हजारा सिंह की शादी हो गई थी, और लहना सिंह जिससे प्रेम करता। सब अपनी कहानी वजीरा सिंह को बताएगा पूरी। देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब देखिए दोस्तों, लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ, कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। क्यों हुआ? वजीरा पानी पिला। कहानी बता रहा वजीरा सिंह से। वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। 25 वर्ष बीत गए।
वो कहानी है बता रहा है कि उसके बाद अमृतसर जब उसने कहा कि हाँ हो गई, उसके बाद 25 वर्ष बाद मिला। फिर कहाँ मिला देखिए, 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गए। 25 साल बाद मिलने के बाद, अमृतसर से मिलने के बाद 25 वर्ष बाद बता रहा है कि 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गए। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया। फिर दोबारा कब मिली ये है बता रहा है। तो उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना था, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। अब देखिए दोस्तों कैसे मिला। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेका, कहा, आशीष सुनी? लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई। कौन कह रहा है दोस्तों? दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। फिर देखिए दोस्तों, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी? लहना सिंह चुप। वे सूबेदारनी कह रही है दोस्तों, दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। तो आशीष सुनी? लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? वे लड़की कह रही है दोस्तों। कौन लड़की? वही 8 साल की लड़की जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, वही कह रही है लहना सिंह से, मुझे पहचाना नहीं? तो लड़की क्या कह रही है? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला। देखिए दोस्तों, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, बजीरा पानी पिला। फिर दोस्तों उसने कहा, मरने उसके प्राण निकलने वाले थे, फिर उसने कहा बजीरा पानी पिला। उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। देखिए फिर आगे, स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। लहना सिंह से कह रही कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो दोस्तों, सूबेदारनी ने कहा कि जिस तरह तुमने एक दिन अमृतसर में तांगे के घोड़े के नीचे आते हुए मुझे बचाया था, मेरे प्राण बचाए थे, उसी तरह मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और मेरे बच्चे बोधा सिंह के प्राण बचाना, ये उसने कहा। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। बजीरा पानी पिला, उसने कहा था। क्या कहा था? आप लोगों ने पढ़ लिया क्या कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस
अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा सिंह के लड़के के लिए कह रहा कि जब तुम्हारा लड़का हुआ था तभी यह आम का पेड़ मैंने लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप बह रहे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। मतलब दोस्तों लहना सिंह के प्राण निकल गए। तो ये दोस्तों कहानी हमारी थी, उसने कहा था। आप लोगों को पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। ये कहानी इतनी ही इंटरेस्टिंग है कि आप कितने भी बार पढ़ें उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है इस कहानी को पढ़ने में दोस्तों। तो आप लोगों को याद होगा उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने जमादार लहना सिंह से कहा था। क्या कहा था? कि मेरे पति हजारा सिंह और मेरे बच्चे बोधा सिंह की रक्षा करना युद्ध में, ये कहा था। और उसने अपने प्राण गंवा दिए लेकिन वचन निभाया। ये दोस्तों इस कहानी का सारांश है। तो आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में। ऐसे ही दोस्तों हमने कहा था कि पूरा बिहार स्टेट का पाठ्यक्रम हम पूरा करेंगे और कर भी रहे हैं। उसी क्रम में हमने 6 कहानियाँ अपनी जो चयनित कहानियों में लगी हैं 6 कहानियाँ पढ़ लिया है। और गोदान उपन्यास जो लगा हुआ है उसके भी हम 7 भाग पढ़ चुके हैं। और आगे भी दोस्तों उसमें 36 भाग हैं। पूरा उपन्यास हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैलांचल, उसके बाद फिर त्यागपत्र उपन्यास। गोदान ही सबसे बड़ा उपन्यास है। उसके बाद मैलांचल और त्यागपत्र तो छोटे छोटे उपन्यास है। और उसके बाद जो नाटक लगे हुए हैं नाटक पढ़ेंगे। उसके बाद निबंध, फिर रचना जो कविताएं लगी हुई वे पढ़ेंगे। उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उसके बाद काव्य शास्त्र, उसके बाद हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इस तरह हम अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिए दोस्तों। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिले, पढ़ाने में मज़ा भी आए। बस यही कहेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।